हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपके चैनल फिजिक्स सुपर कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पिछले लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल कंप्लीट कराया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ, ये सब हमने पिछले लेक्चरों में आपको कंप्लीट करा दिया है। जिस बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर उन वीडियो में पूरे वो लेक्चर देख ले, तो उसके लिए ज़्यादा लाभ उसको मिलेगा। अब आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे कि अगर कोई डाइपोल है, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है। यानी अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको जब रखते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो हेडिंग डाल लो, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है। वो क्या होता है, किस तरह से काम करता है और क्या उसका फॉर्मूला होता है, वो हम आज के लेक्चर में देखें। ठीक है, हिंदी में लिख लो उसको, हेडिंग को। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये हेडिंग डाल लिया आपने। ठीक है, मैं इस हेडिंग को मिटा देता हूं क्योंकि अभी मुझे अब यहाँ पे कुछ काम करना है। देखो बच्चों, है क्या चीज, इस बात को थोड़ा समझो। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से हम बताएंगे, एक यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र। जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम ऐसे लाइनों के द्वारा दिखाएंगे, इस तरह से सीधी लाइनें। ठीक है, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ा रहे थे तो हर जगह इसके बारे में हमने आपको बताया है। तो मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन इधर है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ। मान लो इधर इधर प्लस है तो इधर मान, आपको पता है प्लस से दूर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की तरफ, तो इधर प्लस है इधर माइनस है, इनकी डायरेक्शन ये है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डाइपोल रखा है। क्या रखा है? डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इस फील्ड के अंदर ऐसे रखा है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसको हम ऐसे बता देते हैं, ये इसका प्लस सिरा और ये इसका माइनस। ठीक है, और इनका इसका मिड पॉइंट ये है, इसको हम ओ कह देते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसमें माइनस चार्ज और प्लस चार्ज है। इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो है ई, तो उसकी डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखा देते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसकी डायरेक्शन ई है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसकी डायरेक्शन ई। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन किस तरफ होती है, वो ऐसे प्लस से, सॉरी माइनस से प्लस की तरफ होती है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो जब कोई चार्ज होता है तो उस चार्ज के ऊपर अगर कोई पॉइंट चार्ज है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगता है। ठीक है, अच्छा इसकी लेंथ कितनी है ये भी समझ लो, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है L, 2L होती है ना यहाँ से यहाँ तक, तो L यहाँ तक होगी, ये L होगी
और यहाँ चलो इसको मैं एल को यहाँ लिख देता हूँ, ये एल ये होगी और इसी तरीके से ये एल होगी, ठीक है। यानी एल ये होगी और एल ये होगी, तो कुल मिलाकर कितनी इसकी लेंथ होगी 2l, ये इसका मिड पॉइंट है। अब अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहाँ पर हम रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी। किस तरफ? जैसे ये इसका प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगेगा, तो प्लस चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज पे हम फोर्स किस तरफ लगता है? वो लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में लगता है। आपको ये पहले पता है, ये आप बता चुके हैं हम। जब प्लस चार्ज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो लगता है फील्ड की डायरेक्शन में। तो फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ। और उसकी वैल्यू कितनी होती है आपको ये पता होनी चाहिए, पीछे करवा चुके हैं हम। F इक्वल क्यू ई, इतना लगता है। अच्छा, माइनस वाले चार्ज पर किस तरफ लगता है फोर्स? वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, यानी इस तरफ, इस पर इस तरफ लगता है फोर्स। ये भी F इक्वल क्यू ई है ना। ये दोनों फोर्स क्या हैं? ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, यानी जितना फोर्स इस पर है उतना ही फोर्स इस पर है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो डाइपोल है ये यूनिफॉर्म में रखा है। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान चुंबक क्षेत्र, सॉरी एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये वैद्युत क्षेत्र, इसकी वैल्यू यहाँ 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 हर जगह इक्वल है, वैल्यू इक्वल है। ये नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म होता जिसकी वैल्यू यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा, ऐसा हर जगह अलग अलग होती है, तो उसको कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म, यानी असमान विद्युत क्षेत्र। लेकिन जो एक समान विद्युत क्षेत्र होता है उसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक फोर्स प्रोड्यूस करती है। वो फोर्स होता है F इक्वल क्यू ई। एक तो इस चार्ज पर लगेगा और एक इस चार्ज पर, ऐसे तो लगेगा। अब चूंकि ये दोनों फोर्स जो है, ये वाला फोर्स, ये फोर्स इक्वल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण ये इक्वल है, तो जितना चार्ज पे इस पर फोर्स लगेगा उतना ही इस फोर्स पे लगेगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। एक इस डायरेक्शन में है तो एक इस डायरेक्शन पे है। तो अगर नेट फोर्स देखें इसके ऊपर, वो नेट फोर्स 0 होगा। जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर नेट जो फोर्स होता है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या है? सेम है। तो दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है और उनकी वैल्यू क्या है? सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल फोर्स, इक्वल है। वो इतना फोर्स इस पर, इतना इस पर, और उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो नेट फोर्स कितना होगा? दो फोर्स, एक इस तरफ लग रहा है, एक इस तरफ लग रहा है, तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा? इस पर नेट फोर्स 0 होगा, है ना। एक फोर्स इस तरफ, एक इस तरफ, दोनों कैंसिल हो गए एक दूसरे से, तो इस पर नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 होने के कारण ये जो डाइपोल है ये यहीं का यहीं रहेगा, यानी ये आगे नहीं बढ़ेगा। अगर ऐसा होता कि ये फोर्स ज़्यादा हो जाता, ये फोर्स कम हो जाता है, तब ये क्या होता? ये आगे की तरफ खिसकना शुरू हो जाता, यानी ऐसा है, ये ऐसा है। अगर ये फोर्स वैल्यू ज़्यादा हो जाती और ये कम हो जाती, तो ये ऐसा होने, ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से खिसकना शुरू हो जाता। लेकिन चूंकि ये फोर्स दोनों इक्वल हैं, इस इक्वल होने के कारण ये फोर्स को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। तो इस पर नेट फोर्स जो है वो हमेशा 0 होता है यूनिफॉर्म फील्ड में, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में नहीं हो सकता। नॉन यूनिफॉर्म में ये 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी वैल्यू हर जगह क्या होती है? अलग अलग होती है। तो इसलिए वो 0 कहीं हो भी सकता है, नहीं भी, वो कन्फर्म नहीं है। लेकिन हाँ, यूनिफॉर्म में जो नेट फोर्स होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पर वो 0 होगा। ये कन्फर्म है? ओके। लेकिन एक बात है इसमें, ये नेट फोर्स तो इसमें 0 हो गया, लेकिन इन फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, जैसे ये फोर्स है इसकी लाइन ऑफ एक्शन, और ये वाला फोर्स है इसकी लाइन ऑफ एक्शन,
इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन यानी क्रिया रेखा, हिंदी में बोलेंगे क्रिया रेखा, इनकी जिस पे क्रिया कर रहे हैं लाइन ऑफ एक्शन वो अलग अलग है। कैसे? देखो, ये वाला फोर्स इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये इस तरफ है यूं, और ये वाला जो लाइन ऑफ एक्शन है उसकी ऐसा है, मतलब इस तरह से है। यानी एक फोर्स तो लग रहा है इस तरफ और एक फोर्स लग रहा है इस तरफ। ठीक है, देखो गैप है ना। ये तो अगर इसकी लाइन लाइन मिला हुआ है तो ये तो ऐसे जाएगी, और इस वाले की लाइन मिला हुआ है तो वो इस तरह से जाएगी। तो दोनों का एक लाइन पे है नहीं है, दोनों लाइन, ये इनकी दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। अब इनकी अगर एक समान होती लाइन ऑफ एक्शन, जैसे ये एक फोर्स ये हो क्या और इसके ही अपोजिट ये वाला, यानी ये वाला बिल्कुल यहां पर होता, सोच लो इस तरह से, तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक हो जाती, यानी एक दूसरे को कोइंसाइड करती इस तरह से, एक दूसरे के ऊपर एक 180 डिग्री के एंगल में। तो ऐसी लाइन ऑफ एक्शन वो सब कहते हैं कि एक जैसी लाइन ऑफ एक्शन। इसलिए इन फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन वो अलग अलग है। जब लाइन ऑफ एक्शन, दो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होती है, तो ये फोर्स जो है एक टॉर्क बना देते हैं। इस पर नेट फोर्स तो जीरो होगा, लेकिन ये दोनों फोर्स लगा के एक टॉर्क बनाएंगे। टॉर्क को हिंदी में कहते हैं आघूर्ण, फोर्स टॉर्क, यानी बल युग्म का आघूर्ण, यानी एक टॉर्क उत्पन्न करेंगे, प्रोड्यूस। और वो टॉर्क करेगा क्या? वो टॉर्क इस वाले को, यानी ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल को इसके सेंटर, इसका सेंटर कौन सा है ये, इस सेंटर के चारों तरफ इसको ऐसे रोटेट करा देगा। कैसे? देखो, ये वाला आप ऐसा करो, ये वाला फोर्स इस तरफ है, ये वाला इस तरफ है, तो ये वाला जो फोर्स है ये तो इस पर इधर की तरफ ऐसे ऐसे खींच रहा है, और ये इस पर ऐसा फोर्स लगा रहा है। तो जब ये ऐसा लगा रहा है, मतलब ऐसा मान लो कि ये इस तरह रखा है डाइपोल, ये इस पर ऐसा फोर्स लग रहा है, एक ऐसा लगा, तो जब ऐसा लग रहा है एक इसे इस तरफ खींच रहा और एक इस तरफ, तो ये ऐसा घूम जाएगा, यानी अपने सेंटर के चारों, अपने सेंटर के अराउंड ऐसा होकर वो ऐसा घूम जाएगा। क्यों ऐसा घूम जाएगा? क्योंकि इधर प्लस ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस पर फोर्स लगा रही है इस तरफ, और इस माइनस पर लगा रही है अपनी तरफ, इस पर लगाई है रेपल, इस पर लगा रही है अट्रैक्ट, तो ये वाला डाइपोल ऐसे घूम जाएगा, और ऐसे घूम कर ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, यानी ऐसे। जब ये ऐसा हो जाएगा तो ये वाला वो जो फोर्स है वो ऐसा हो जाएगा, और ये वाला फोर्स जो है वो ऐसा है, यानी एक फोर्स इस तरफ एक फोर्स इस तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल को ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घुमा के कैसा कर देगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कर देगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये काम है कि ये जो डाइपोल रखा है इसको घुमा के अपने पैरेलल कर देना। ठीक है, ये इस पर कर दिया जाएगा। तो वो जो टॉर्क है, टॉर्क यानी बल आघूर्ण जो है वो कितना है वो हम देखते हैं। देखो बल आघूर्ण कितना है उसको जरा देखते हैं। बल आघूर्ण का क्या फॉर्मूला होता है? अच्छा, ये वाला फोर्स देखो, अब देखो बल आघूर्ण क्या होता है, टॉर्क। टॉर्क को हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टॉर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वो फोर्स, और जिस पॉइंट के चारों तरफ वो चीज घूम रही है उस पॉइंट से उस सेंटर तक की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोबारा फिर सुनो, क्या होता है टॉर्क? टॉर्क होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी इस वाले पॉइंट पे कितना फोर्स है, इतना, और ये जो ये जो डाइपोल है ये किस पॉइंट के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट के। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लेंगे हम यहाँ पर, और ये वाला फोर्स लेंगे यहाँ, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है उसको कहते हैं टॉर्क। और ये टॉर्क क्या करेगा, ऐसे यहाँ भी एक टॉर्क लगेगा,
एक तो इस पॉइंट पर टॉर्क लगेगा, एक इस पॉइंट पर टॉर्क, तो दो पेयर लग रहे हैं ना, एक फोर्स यहाँ एक फोर्स है, इन फोर्स के पेयर को क्या कहेंगे, टॉर्क। और ये टॉर्क क्या होंगे, इस वाले डाइपोल को इस पॉइंट के चार ऐसे घुमा देंगे। और जब ये जो ये डाइपोल है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, तब जो है वो जीरो हो जाएगा, फिर वो ऐसे ही रहेगा बस। समझ में आई बात? तो देखते हैं, देखो कैसे होगा। हम पहले टॉर्क निकालते हैं। मान लो इस वाले के कारण जो टॉर्क है वो टो 1 है, और इस वाले के कारण जो फोर्स जो टॉर्क लग रहा है वो टो 2 है। तो पहले ये देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देखते हैं कितनी है। तो आप ऐसे देखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से एक परपेंडिकुलर यानी एक लंब डालो, ऐसे चित्र बना लेना। ये एल है, याद रखना, ये एल है, ये जो एरो मारा ये इसका पी है, ये पी है, पी, ये पी है जो इसका डाइपोल मोमेंट है। और ये वाला जो पोर्शन है ये मैं से हटा देता हूँ यहाँ से, ये है एल, यहाँ से यहाँ तक की एल, और इसी तरीके से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की एल। समझ में आई बात? ऐसे। और ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा कोण पे रखा हुआ है, यानी ऐसे रखा हुआ है, थीटा कोण बनाते हुए इस इलेक्ट्रिक फील्ड से रखा गया है। ठीक है, अब देखो ये जो है ये फोर्स कहाँ लग रहा है, ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इस फोर्स से, और ये घूम किस पॉइंट के चारों तरफ रहा है, इस पॉइंट के। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे ही। तो भाई इसको ऐसे समझ लो, आप ऐसे समझ लो एक बार, ये इस तरह से है, ठीक है, ये ऐसा है। ओके, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक, और ये वाला पॉइंट, ये ऐसे ही तो रखा है। तो ये इसका मिड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। अगर यहाँ से मैं लंब डालूँ तो लंब का मतलब परपेंडिकुलर डालूँ तो ऐसा होगा, और ये ऐसा होगा, ऐसे ही तो होगा। ये 90 डिग्री होगा, ये वाला ये वाला 90 डिग्री होगा। ये थीटा है तो ये थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों कोरस्पोंडेंस एंगल है, संगत कोण है। ये थीटा है भाई, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा है। अब आपको पता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, यानी जो एल है, एल वेक्टर भाई, 2L क्या था इसमें, वेक्टर तो था। एल क्या है, एल इस तरफ, जो एल की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। ये क्या है, थीटा। जब थीटा है तो थीटा के साथ में इस एल के दो कंपोनेंट, एक तो एल कोस थीटा और एक ऊपर वाला एल साइन थीटा। यानी ये वाला, अगर ये चीज ये एल है तो ये वाला कंपोनेंट ये थीटा है यहाँ पर, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, एल कोस थीटा, जहाँ पे थीटा लगा होता। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, वो होगा एल साइन थीटा। ये पहले पढ़ चुके आप। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये कितना होगा, वो होगा एल साइन थीटा। ऐसे ही तो होगा भाई, आई नहीं बात समझ में? भाई देखो ना, आप बताओ, ये ऐसे है, ये एल है, ये एक वेक्टर है एल, इसकी जो लेंथ है ये वेक्टर है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस तरफ और एक इस तरफ, इस तरफ, यानी इस तरफ जो हमने नहीं बनाया है यहाँ पे। इसके दो कंपोनेंट है, एक तो ये हो गया हॉरिजेंटल, एक हो गया वर्टिकल। तो ये वर्टिकल यही तो है, ये इसके ही तो इक्वल है। यानी अगर ये हमारा एल कोस थीटा है तो ये कितना होगा, ये एल साइन थीटा होगा डेफिनेटली। ये एल साइन थीटा इसके इक्वल ही तो है, तो ये कितना होगा, एल साइन थीटा। तो यहाँ पे एल साइन थीटा ही तो हमने लिखा है। ये समझ में आया बात? आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये, ठीक है। उसी तरीके से तो यहाँ पर ये जो टॉर्क लगा है, टॉर्क, उस टॉर्क का हम देखते हैं वो टॉर्क कितना है। अगर हम देखते हैं वो टॉर्क, तो वो टॉर्क है कितना, टॉर्क होगा, यानी मान लो इस फोर्स पे, इस पर लगने वाला टॉर्क वो है टो 1। तो टो 1 हो गया एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एफ कितना है इस पर, वो होगा क्यू ई, यानी हो गया हमारा क्यू ई इंटू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एल साइन थीटा।
यानी ये हो गया हमारा एल साइन थीटा, यानी ये हो गया हमारा एल साइन थीटा। ऐसे ही होगा या नहीं होगा, बताओ जल्दी। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक टॉर्क लगेगा। यहाँ पर भी क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा। ठीक है, ये एल, यहाँ पर भी एक टॉर्क लगेगा। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट ये वाला है ना, कितने, एक यहाँ पे ऐसा करो, एक परपेंडिकुलर डालो ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा यहाँ पे, बताओ कितना, ये थीटा होगा। क्यों होगा थीटा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। ऐसे देखो, अल्टरनेट एंगल है तो ये होगा। भाई ये थीटा है ना, यहाँ पर आप मिला दो तो ये थीटा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एल है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है तो ये एल है। या इसको मैं ऐसा बनाता हूँ, देखो यहाँ पे ऐसा होगा, ये ऐसा होगा और ये इस तरह से होगा। ऐसे ही तो है ना, ये तो होगा हमारा एल, ये होगा थीटा। तो ये इस तरफ क्या होगा, तो इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। तो ये तो होगा एल कोस थीटा, और ये क्या होगा, ये होगा एल साइन थीटा। तो ये वाला इसके इक्वल होगा नहीं होगा, ए इस वाले के। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा इसका एल साइन थीटा। इसे नोट कर लो भाई, आपको थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा तो, लेकिन आपसे समझते रहो। ये वाला होगा कितना, जितना ये एल साइन थीटा, ये तो ये वाला होगा एल साइन थीटा। ये 90 डिग्री है यहाँ पे, याद रखना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये सीधी लाइन है 90 डिग्री के एंगल पर। ये थीटा, ये दोनों अल्टरनेट एंगल, ये थीटा है तो ये थीटा। आपको थोड़ी वो पता होनी चाहिए ज्योमेट्री। ठीक है, तो एल साइन थीटा होगा। यानी ये एल साइन थीटा, यानी इसका जो टॉर्क होगा, उस टॉर्क की फोर्स कितना होगा, फोर्स इतना होगा। और उसकी इस चार्ज से उस पॉइंट तक की जिसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है ये वाला, तो वो कितनी होगी, वो होगी एल साइन थीटा। यानी उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, एल साइन थीटा। जैसे यहाँ थी एल साइन थीटा, तो दूसरा जो टॉर्क होगा वो होगा, ये होगा टो टू, ये वाला, उसकी वैल्यू कितनी होगी क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी एल साइन, इतनी होगी ना भाई। क्यू ई तो ये फोर्स की वैल्यू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी एल साइन थीटा। तो ये वाला जो फोर्स है वो तो उसको, ये वाला जो टॉर्क है वो इसको ऐसे घुमा रहा है, यानी उसकी डायरेक्शन तो इस तरफ होगी। और ये वाला जो टॉर्क है वो उसको ऐसा घुमा रहा है, यानी उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ये क्लॉकवाइज और इसकी भी क्लॉकवाइज, यानी ये जो हो गया ये टो1 हो गया इसकी डायरेक्शन। और ये जो इस तरफ घुरा रहा है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो टो2 होगी इस तरफ। तो इस पर नेट कितना होगा, यानी नेट टॉर्क कितना होगा, यानी टो1 और टो2 दोनों पता चल गए। और आपको पता है कि जो टो होता है, यानी टॉर्क होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। आपने पढ़ा होगा ये 11th में, टॉर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। और टॉर्क का फॉर्मूला आता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यानी फोर्स, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है और जिस पॉइंट के चारों तरफ वो ऑब्जेक्ट घूम रही है, रोटेट कर रही है, वहाँ तक की परपेंडिकुलर लंबवत दूरी, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क हो गया, तो इस पर दो टॉर्क हो गए, एक टॉर्क ये, एक टॉर्क हुआ। तो नेट टॉर्क कितना होगा, तो नेट टॉर्क हो गया, यानी ये दोनों इस तरफ है ना, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी भी इस तरफ, दोनों क्या है, दोनों क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। यानी ये इस तरफ घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क कितना हो गया बच्चों, नेट टॉर्क हो गया इस पर, वो हो गया टो इक्वल टो1 प्लस टो2। तो कितना होगा, टो1 की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी क्यू ई एल साइन थीटा, प्लस टो2 कितना होगा, वो भी होगा क्यू ई एल साइन थीटा। दोनों को जोड़ दो, क्यू ई कितना होगा, ये होगा 2 QE एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। थोड़ा और एडजस्ट करके लिखते हैं इसको हम ऐसा लिखते हैं, मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ इसको, ये हो गया। इसको लिखते हैं ई इंटू
Q इंटू 2L को एक साथ लिखेंगे ऐसे, और ये साइन थीटा। Q इंटू 2L क्या होगा? Q इंटू 2L होगा इसका डाइपोल मोमेंट, आपने पढ़ा है। Q इंटू 2L क्या होगा इसका? P, यानी डाइपोल मोमेंट P, और P इंटू ई साइन थीटा। ये क्या आ गया इसका? ये टो आ गया इसका, यानी इस पर जो नेट टॉर्क होगा, वो हो गया पी ई साइन थीटा। हमने प्लस क्यों किया? क्योंकि दोनों जो है क्लॉकवाइज, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों के अपोजिट नहीं, अपोजिट होते तो माइनस करते, लेकिन दोनों की, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनको हम क्या करते हैं? प्लस। जानते हो ना ये, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं एक दूसरे के तो उनको माइनस करते हैं, ठीक है। तो इस पर जो नेट टॉर्क होगा वो टो 1 प्लस टो 2, और उनको वैल्यू करके हमने ये आ गया, यानी P इंटू साइन थीटा। तो इस पर जो नेट टॉर्क होगा वो इतना होगा, ओके। अच्छा, इस नेट टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? वो भी तो होनी चाहिए। अब वो देखते हैं हम देखते हैं कि इस पर नेट डायरेक्शन होगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? एक ये ई टॉर्क की क्लॉकवाइज है, वो इसकी भी क्लॉकवाइज है, तो इसकी जो है दोनों की क्लॉकवाइज होने के कारण इसकी भी जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज ही होगी। क्या होगी? क्लॉकवाइज। उसको हम कर भी सकते हैं। देखो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को आप जो है वेक्टर में भी लिख सकते हैं। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा ये वाला ए बी साइन थीटा। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते? वेक्टर ए, अगर दो वेक्टर हैं इस तरह से, मैं बता दूं यहाँ पे, अगर दो वेक्टर हैं ए क्रॉस बी, दो वेक्टर, तो उसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं ए बी साइन थीटा? क्लास 11th में पढ़े हो, नहीं पढ़े होगा ए बी साइन थीटा। तो अगर ये ए है ये बी है, यानी पी ई साइन थीटा, तो इसको हम वेक्टर में कैसे लिखेंगे? इसको हम वेक्टर में ऐसा ना लिखेंगे कि वेक्टर नेट, वेक्टर टो नेट इक्वल वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। क्या नहीं लिखेंगे हम ऐसा? बताओ जरा। वेक्टर पी इंटू क्रॉस वेक्टर ई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना? अच्छा, जब इसको हम ऐसे लिखेंगे तो यानी वेक्टर फॉर्म में हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे। अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं वेक्टर की कैसे लिखते हैं। इसको रफ कर अभी मत उतारो, अभी पहले समझने पर फोकस करो, हम उतारने का मौका देंगे। अब ये जैसे ये है, देखो P और E, भाई थीटा क्या है? थीटा किस किस के बीच में एंगल है? ये थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट यानी P। ये जो थीटा है किसके बीच एंगल है? ये E के और P के, इनके बीच एंगल है, ठीक है। तो P और E, यानी P तो कुछ इस तरह है और E इस तरह है, यानी ये तो हो गया हमारा P, वेक्टर P, और ये हो गया हमारा वेक्टर E, और ये हो गया इनका जो है वो थीटा। ऐसे ही तो होगा थीटा पी ई। तो पहले क्या है? पी ई कैसे घूम रहा है? ये इस तरह। तो यानी अगर यहाँ हम स्क्रू रूल पढ़ा है आपने, स्क्रू रूल 10th में, हम यहाँ पे ऐसे स्क्रू रखते हैं और स्क्रू से ऐसे घुमाते हैं, किस तरफ? P से E की तरफ। P पहले वेक्टर P वेक्टर E है ना, तो P से E की तरफ घुमाएंगे, ये ऐसे। तो किस तरफ घूम रहा है? ये P से E की तरफ घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, नहीं घूम रहा है? तो जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो जो क्लॉकवाइज घूमेगा इसको, यानी P से E की तरफ जब हम घुमाएंगे इस पेंच को तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज घूमने के कारण वो वेक्टर, जब उसका रिजल्टेंट टॉर्क है उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। यानी इसकी जो टॉर्क रिजल्टेंट आया निकल के, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो जब हम P से E की तरफ ऐसे घुमाएंगे तो वो ये जो पेंच है वो क्लॉकवाइज घूमेगा। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि जो ये टॉर्क है, ये नेट रिजल्टेंट, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज। क्या होगी? क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब कहने का हुआ कि ये जो है वो क्लॉकवाइज, ये ऐसे घूमेगा और ऐसे घूम के वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे पैरेलल होगा। समझ में आया आप? ठीक है, आप ये चित्र बना लिया होगा मुझे उम्मीद है। और इस चित्र बनाने के बाद आप थोड़ा सा इसमें 2-4 लाइन थ्योरी में लिख लो इसके बारे में, जो जो हमने यहाँ लिख लो जरा। माना एक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल,
एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखा है, थीटा एंगल पर रखा है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस डाइपोल पर दो फोर्स F इक्वल QE, दो इक्वल फोर्स F इक्वल QE ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण, इक्वल व ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण डाइपोल पर नेट फोर्स 0 होता है, परंतु इन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्रिया रेखा, इन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने के कारण ये फोर्स एक टॉर्क TORQUE टॉर्क यानी बल आघूर्ण, हिंदी में कहते हैं बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण डाइपोल अपने सेंटर के चारों तरफ घूम जाता है, यानी ऐसा रखा है तो ऐसा रखा है। तब क्या होगा, तब बस यहाँ पे ये हम सीधी डेरिवेशन करेंगे इसकी, और वो डेरिवेशन मेरे साथ साथ कर लो आप। तो ये होगा τ1 इक्वल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये होगा हमारा फोर्स हो गया QE इंटू L साइन थीटा। समझ गए ना ये कैसे होगा। दूसरा क्या, यानी ये हो जाएगा हमारा QE L साइन थीटा। दूसरा τ2 क्या होगा, इसी प्रकार लिख दो, इसी प्रकार यानी दुज, इसी प्रकार τ2 कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा QE L साइन थीटा। टो नेट निकाल लो, टो नेट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा τ1 प्लस τ2, वैल्यू रख देंगे। टो नेट इक्वल τ1 की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी QE L साइन थीटा प्लस QE L साइन थीटा, दोनों को जोड़ देंगे तो टो नेट आ जाएगा 2 QE L साइन थीटा। इसको सिस्टम से लिख लेंगे, टो नेट इक्वल E अलग लिखो इंटू ये हो जाएगा Q इंटू 2L ऐसा करके साइन थीटा। तब कितना हो जाएगा, मैं यहाँ कर दे रहा उसको, ये हो जाएगा टो नेट इक्वल ये हो गया PE साइन थीटा। ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यहाँ लिख लो वेक्टर में कैसा होगा, वेक्टर में होगा टो नेट इक्वल वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। वेक्टर में हम इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर में ऐसे लिखेंगे नहीं, जो मैंने अभी भी समझाया उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उतार लो ऐसे कैसे ही बिल्कुल।
एज इट इज़ बिल्कुल ऐसे ही उतार लो और ये चित्र बना लो फटाफट। ठीक है, ओके, उतार लिया है। और इसकी डायरेक्शन लिख लो, डायरेक्शन लिख लो, टो नेट की डायरेक्शन, मतलब ये लिख लो इसको यहाँ, इसकी लिख लो टो नेट की डायरेक्शन, टो नेट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसकी भी क्लॉकवाइज है, इस टॉर्क की भी, इस टॉर्क की, दोनों की टॉर्क की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। टो नेट की भी डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के चलने की दिशा में। ठीक है, ओके, इसे रफ कर दूं। अब इसके कुछ केस हैं, यानी टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी, ये थोड़ा सा हम देखेंगे। तो इसी के अंदर हेडिंग चलेगा अगला, इसी के अंदर हेडिंग डाल लो, टॉर्क, टॉर्क की मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू वो हम यहाँ देखते हैं। देखो अभी अभी हमने फॉर्मूला क्या बनाया है, अभी अभी हमने फॉर्मूला बनाया है कि टो नेट इक्वल पी ई साइन थीटा, ये हमने फॉर्मूला बनाया। तो अगर टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, टो मैक्स लेंगे, तो टो मैक्स लेने के लिए देखो P और E इसमें कांस्टेंट है, E तो कांस्टेंट है, हर जगह एक समान रहेगा, और जो डाइपोल मोमेंट है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि वो एक बार जो है इसका डाइपोल मोमेंट वो भी कांस्टेंट है, यानी P और VE दोनों क्या है? कांस्टेंट। अगर टो डिपेंड करेगा वो थीटा पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हम टो क्या होगा, ये थीटा जितना बड़ा छोटा होगा, जितना इधर को छोटा होगा उतना ही टॉर्क कम लगेगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही टॉर्क ज़्यादा लगेगा। यानी थीटा ये है ना भाई, टॉर्क ये ऐसे रखा और ये ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये इस पर ज़्यादा टॉर्क लगेगा तो वो घूम के ऐसा आएगा। अगर ये हल्का सा एंगल बनाया हुआ है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ऐसे छोटा सा कोण, तो उस पर कम टॉर्क लगेगा, वो ऐसे एकदम यहाँ पर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो टो की वैल्यू है वो थीटा पर डिपेंड करती है, ना कि पी और ई पर। इसे हटाएंगे तो अगर टो मैक्स के लिए, टो मैक्स के लिए साइन थीटा का मान, यानी साइन थीटा का मान मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ये लिख लो बात, टो मैक्स के लिए साइन थीटा का मान क्या होना चाहिए? मैक्सिमम, क्योंकि थीटा पर डिपेंड करेगा। अगर ये मैक्सिमम है तो ये मैक्सिमम होना चाहिए एंगल। और साइन थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है? मैथ में आप पढ़ चुके होंगे, साइन थीटा का मैक्सिमम मान होता है +-1। यानी किसी स्थिति में होगा +-1, यानी अगर थीटा की वैल्यू या तो 90 हो या 270 हो, यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी या 270 डिग्री होगी, तब टो मैक्स की वैल्यू क्या होगी? वो मैक्सिमम होगी। क्या होगी? मैक्सिमम। तब हम जरा देखते हैं यहाँ पर, ये होगा टो मैक्स, ये होगा पी ई साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो टो मैक्स ये हो जाएगा पी ई, टो मैक्स बराबर पी ई, यानी टो मैक्स की वैल्यू पी ई होगी, यानी जैसे साइन 90। इसको थोड़ा हम फील करते हैं कि कैसा होगा। ठीक, इसको रफ कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, देखो कैसा है, इस केस को जरा समझो आप कि ये किस तरह से है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। 90 डिग्री पर अगर कोई डाइपोल है इस तरह से, वो ये इस तरह, ये माइनस और ये प्लस, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पी की डायरेक्शन है और ये ई की डायरेक्शन है, इनके बीच में कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री, यानी मैक्सिमम साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू या तो 90 डिग्री पर होगी या 270 डिग्री पर, दोनों पर 1 आएगा।
तो उस स्थिति में अगर वो डाइपोल इस तरह रखा है, देखो 90 डिग्री पर रखा है, तो जब 90 डिग्री पर रखा है तो यहाँ पे फोर्स क्या लगा, यहाँ पे प्लस इस तरफ लगा, यानी इसको यहाँ से टॉर्क यहाँ से घुमाने के वो इतना ऐसे घूम के यहाँ पर आएगा, यानी ज़्यादा टॉर्क लगेगा, ज़्यादा टॉर्क लगेगा तभी तो यहाँ पर आएगा ना 90 डिग्री पे। 90 डिग्री से यहाँ पे घूमकर 0 डिग्री बनेगा, वो आकर इसके पैरेलल हो जाएगा। तो उस स्थिति में 90 डिग्री पे क्या होगा, टो मैक्स की वैल्यू क्या होगी, वो ज़्यादा ही होगी। अगर दूसरा केस हम देखते हैं 270, तो 270 कैसा है, मैं इस पे यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। 270 वो इस तरह से होगा, देखो इस तरह से, यानी ये जो है ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। अब उल्टा ऐसे रखेंगे, माइनस क्यू प्लस क्यू। अब ये हो गया हमारा माइनस ए इस तरफ, पी की डायरेक्शन इस तरफ होगी माइनस से प्लस की तरफ। अब देखो ये हो गया यहाँ पर 90, ये 180 और ये 270। पॉजिटिव डायरेक्शन से ही तो एंगल लगाते हैं, ये होगा। तो यानी इस तरफ, यानी वो जो है वो कैसे घूम पाएगा, वो यूं घूम के, यूं, इसे माइनस है ना, इसको ऐसे इधर लगेगा और ये ऐसे घूमेगा, यानी ये यू घूम के यहाँ पे, यानी तब भी ऐसे ही होगा। आप 90 वाला ही केस समझो से, 90 वाला ही केस है ये, इस तरह से ही, बस ये सीधा रखा है यहाँ पे, इसको उल्टा, समझ में आया। ये तब भी इतना ही फोर्स, यानी जितना टॉर्क इसमें लगेगा यहाँ तक घुमाने में, उतना ही टॉर्क यहाँ तक लगेगा घुमाने में। देखो जरा, देखो यार, इसमें देखो यहाँ पे ये यहाँ पे है ना, ये दोनों एक ही पोजीशन में है, ऐसा तब भी तो उसको घूम कर ऐसे ही लाने में इतना टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस स्थिति में, इसको यहाँ तक लाने में, ठीक है, इसे उतार दो, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी, ठीक है। अच्छा, इस पर हम इसकी टो मैक्स की, हम इसके टर्म्स में हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, किसकी, यानी इस टो की डेफिनेशन दे सकते हैं इसके टर्म्स में। ये क्या चीज़ है, डायपोल मोमेंट। तो एक छोटे सा हेडिंग से डाल लो इसी के अंदर, वो कभी कभी बोर्ड में पूछ लेता है, हेडिंग से डाल लो इसके नीचे, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, बल युग्म के आघूर्ण की परिभाषा, नहीं, बल युग्म आघूर्ण के पदों में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी हम जो है टॉर्क की डेफिनेशन देंगे, यानी इस डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन देंगे इसके टर्म्स में। तो देखो कैसे टर्म, ई क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 न्यूटन पर कूलाम कह दो, यानी जो ये है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू 1 न्यूटन पर कूलाम मान लो, तब कितना हो जाएगा ये, तब ये हो जाएगा टो मैक्स इक्वल पी, ये तब इतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी यहाँ लिखो, हेडिंग के बाद लिखो, यदि E इक्वल 1 न्यूटन पर कूलाम, तब अब देखो डेफिनेशन क्या आती है, यहाँ देखो, तब ये टो मैक्स जो है किसके इक्वल होगा, वो डाइपोल मोमेंट के इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डाइपोल है, ये डाइपोल है, ठीक है, अगर इस डाइपोल को 1 न्यूटन पर कूलाम के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, ठीक है, किसमें रख दें, 1 न्यूटन पर कूलाम के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो इस पर जितना मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क की वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। यानी अगर किसी डाइपोल को 1 न्यूटन पर कूलाम के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो इस पर लगने वाला टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लिख लो ये बात, लिख लो, जब किसी डाइपोल को 1 न्यूटन प्रति कूलाम के इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो
इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाले टॉर्क यानी बलयुग्म आघूर्ण, टॉर्क को कहते हैं बलयुग्म आघूर्ण, टॉर्क के मैक्सिमम मान को यानी अधिकतम मान को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। डाइपोल मोमेंट का मतलब बल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है। अब ये टो की मैक्सिमम वैल्यू, अब हम टो की मिनिमम वैल्यू भी बता सकते हैं। टो की मिनिमम वैल्यू कैसे लिखेंगे? अब छोटा सा हेडिंग डाल लो, टो की मिनिमम वैल्यू। टो की मिनिमम वैल्यू कैसे करेंगे भाई? टो की मिनिमम वैल्यू, टो मिनिमम के लिए क्या करेंगे? साइन थीटा मिनिमम होना चाहिए। साइन थीटा क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम का मतलब न्यूनतम होना चाहिए। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है, कितनी होती है? 0। यानी थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे? थीटा की वैल्यू रखेंगे हम या तो 0 डिग्री या फिर कितनी, यानी थीटा की वैल्यू या तो रखेंगे थीटा इक्वल 0 डिग्री या 180 डिग्री। इन दो में ही थीटा का वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा का वैल्यू वो मिनिमम होगा। कैसे होगा? यहाँ लिख लो, ये टो मिनिमम इक्वल क्या है? पी ई साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो टो मिनिमम इक्वल क्या होगा? 0। यानी उस स्थिति में टो मिनिमम 0 होगा। कैसे होगा यहाँ पर जरा समझ लो। देखो, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर हमने एक डाइपोल रख दिया ऐसे, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो प्लस वाले पर फोर्स इस तरफ लगेगा, माइनस वाले पर फोर्स इस तरफ लगेगा, ठीक है। जब इस पर फोर्स इस तरफ लग रहा है, इस पर फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये तो ये डाइपोल जो है वो इस तरह से खींचेगा, वो घूमने का नहीं। वो कैसा खींचेगा? वो इस तरह से खींचेगा, ये इस तरह से। वो ना तो इधर चलेगा ना इधर चलेगा, लेकिन वो ऐसे खींच जाएगा, ठीक है। वो घूमने का नहीं। तो ये जो है उस स्थिति में जब वो उस पर टॉर्क एक इस तरफ लगेगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में जो टो मिनिमम उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है वहाँ पे? 0। एंगल क्या बन रहा है? 0। अब ऐसे मानो मैं थोड़ा सा, हाँ, ये पी की डायरेक्शन, ये तो बताना भूल गया। पी की डायरेक्शन वो इस तरफ होगी, ई की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री। 0 डिग्री होगी नहीं, तो एक फोर्स इस तरफ लगेगा, एक फोर्स इस तरफ लगेगा, ये अपनी जगह ही स्टेबल हो जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो, दूसरा केस 180 डिग्री में कैसा होगा? उसमें ऐसा मान लो कि ये इस तरफ है, ये माइनस इस तरफ, ये प्लस इस तरफ, ऐसा हो गया ये। तो देखो, इस प्लस पर फोर्स किस तरफ लगा? इस तरफ। ये प्लस पे क्या लगेगा? इस तरफ। देखो, ये पी की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? वो इस तरफ। तो देखो, पी की डायरेक्शन इस तरफ, ई की डायरेक्शन इस तरफ, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा भाई? पी इस तरफ है, ई इस तरफ है, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180। तो 180 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसलिए 180 होने के कारण एक फोर्स तो लग रहा है उस पर इस तरफ, यानी प्लस है ना, ये इस पर इस तरफ, और माइनस वाले पे क्या लगा? इस तरफ। यानी ये जो प्लस वाला है इस पर किस तरफ फोर्स लग रहा है? वो इस तरफ। और माइनस पे किस तरफ लग रहा है? इस तरफ। यानी ये ऐसे, यानी प्लस वाले पे तो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, और माइनस वाले पे क्या लग रहा है? वो इस तरफ। तो ये जो डाइपोल है वो इस तरह से कॉम्पैक्ट होगा, ये यूं, ये करके कॉम्पैक्ट हो जाएगा, यानी सिकुड़ेगा इस तरह, वो हिलेगा नहीं। वो हिलेगा नहीं। तो इस स्थिति में इस टो मैक्स की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। समझ में आई बात? तो ये होगा। एक छोटी सी बात और मैं समझाना चाहता हूं कि ये जो हमने ये देखा है आपका कि टो जो मिनिमम, इसके दो केस देखे हमने। एक तो
जीरो डिग्री वाला, यानी एक तो इस तरफ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर हमने एक डाइपोल रखा, ये माइनस और ये प्लस, ऐसे, ठीक है, ठीक है। और P की डायरेक्शन इस तरफ, E की इस तरफ, P की, तो इस स्थिति में इनके बीच में 0 डिग्री एंगल बना था। और दूसरा हमने केस देखा 180 वाला, वो इस तरफ है, उसमें जो डाइपोल है वो माइनस क्यू और प्लस क्यू। इसमें P की डायरेक्शन किस तरफ है, वो इस तरफ है, और E की डायरेक्शन किस तरफ है, E की डायरेक्शन वो इस तरफ है। तो कितने डिग्री का एंगल बना था, यहाँ पे थीटा बढ़ रहा है 0 डिग्री, और इसमें थीटा कितना बढ़ रहा है, इसमें बन रहा है 180 डिग्री। दोनों बात समझ आई। लेकिन ये जो 0 डिग्री का केस है जो अभी बताया हमने, इस 0 डिग्री में दोनों में ही टो मैक्स 0 आएगा, तो ये टो मिनिमम क्या आएगा, वो 0 आएगा। लेकिन दोनों में एक